नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। आज की हमारी जो सीरीज है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, जहां से हर बार हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता ही है। और इसीलिए जो आज हमारा पीछे आप थंबनेल देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर आज तक जितने संविधान संशोधन हो चुके हैं उन पूरे के पूरे का हम पहले थ्योरी क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दिए गए। तो ध्यान रखना, अब देख लेना कि आगे आने वाला जितना भी एग्जाम होगा उनके अंदर अगर संविधान संशोधन से अगर प्रश्न आता है तो फिर आपका गलत नहीं होने वाला। इस क्लास को देखने के बाद में आप 100% आप दे पाएंगे कि कोई भी सवाल अगर संविधान संशोधन से अगर आता है तो फिर वो आपका एकदम सही होने वाला है। ठीक है ना। जो भी संविधान संशोधन आज तक जितने हुए हैं वो पूरे के पूरे हम पढ़ने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगले 1 से 1.5 घंटा आप लगातार इस क्लास के साथ बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा क्या ये क्लास आपको कैसे लगे। मैं आपको बता दूं, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का फॉर्मेट ये साथ में रखा गया है, क्योंकि पहले आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर बाद में क्वेश्चन भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय को खराब न करते हुए यह लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो ध्यान से इस सेशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ में मेरे आप क्वेश्चन या फिर आपको जो भी जानकारी इसके बारे में पता है वो उसको कमेंट बॉक्स में करते रहिए। देखिए, संविधान में संशोधन से संविधान का जो भारतीय संविधान लिखा गया है तो समय को देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे इसके अंदर अब समय को देखते हुए हमें क्या है इसके अंदर कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ता है। और वो संशोधन करता कौन है तो ध्यान रखना, वो संशोधन संसद करती है। ठीक है ना। संसद वो संशोधन करती है, संशोधन करने का पावर ये संसद को दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, संविधान के अंदर संशोधन कौन कर सकता है तो ध्यान रखना, न राष्ट्रपति कर सकता है, न प्रधानमंत्री, न सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ संसद करती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर हर एग्जाम में काम आने वाला है। ध्यान रखना, इंडिया में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यह प्रश्न आपके हर परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। और ध्यान रखना, पिछले कुछ सालों से आपको पता होगा हर परीक्षा के अंदर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे पटवारी, चाहे ग्राम सेवक या फिर यूपीएससी, आरएस, कुछ भी आया फिर बीपीएससी, आप देख लीजिएगा, चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न इन संविधान संशोधन से बनते हैं। तो इसका मतलब यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, और हम पूरा का पूरा एकदम डिजाइन से बना रखा है, इसी हिसाब से एकदम बढ़िया डिजाइन से बना तैयार कर रहे हैं। तो देख ले, हर स्लाइड के अंदर आपको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली। तो देखिए, पहले स्लाइड के अंदर आप देखिए संविधान के भाग, कौन से भाग, ध्यान रखना, भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। और अनुच्छेद नंबर कहां पर है 368। ध्यान रखना, संविधान का 22 भाग है टोटल, उनमें से भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 के अंदर क्या लिख रखा है, संविधान संशोधन का वर्णन कर रखा है। और जो हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से लिए तो ध्यान रखना, ये दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए। अब देखिए, हमें आज पूरा 368 के बारे में पढ़ना है। एक तो 368 के अलावा जितने आज तक संविधान संशोधन हुए उनके बारे में पूरे से डिटेल से जानकारी लेनी है भाई। तो देखिए, 368 के तहत इसके अंदर संविधान संशोधन होते कितने हैं तो ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से में 368 अनुच्छेद के अंदर 2 प्रकार के संशोधन दे रखे। एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा, एक तो विशेष बहुमत द्वारा होता है, ठीक है ना, और एक होता है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधान मंडलों के साधारण बहुमत के अनुमोदन से। तो ध्यान रखना, अब तक इस स्लाइड से हमने यही पढ़ा है कि संविधान संशोधन का वर्णन कौन से भाग में कर रखा है तो संविधान के 22 भागों में से 20वें भाग के अंदर संविधान संशोधन का वर्णन कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद नंबर 368,
कितने प्रकार का इसके अंदर संशोधन होता है? तो दो प्रकार का, एक तो संसद का विशेष बहुमत, ठीक है ना, और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, लास्ट में आप खुद कहेंगे हाँ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, हमें पूरा याद हो चुका है, ये आप खुद कमेंट करने वाले, ठीक है। तो देखिए देखते रहिएगा। अब देखिए, एक उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत से संशोधन होता है, ध्यान रखना, और संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए, एक इसके अंदर तो दो प्रकार का होता है, एक तो विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों, लेकिन एक और संशोधन होता है, जैसे उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों से एक साधारण बहुमत से एक ये संशोधन और होता है, लेकिन ये 368 के अंदर नहीं शामिल होने वाला है, ठीक है ना। आपने कई बार ये भी सुना होगा। अब देखिए, संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या फिर केशवानंद भारती मामले में 1973 के अंदर बात कही गई। यानी कि संसद को यह पूरा तरीके से अधिकार दे रखा है कि भाई संसद संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, चाहे वो कुछ भी करे, संसद संविधान का पूरा बदल सकती है, लेकिन उसको एक चीज ध्यान रखनी होगी, मूलभूत ढांचा, मतलब संविधान का जो मूल भावना थी, संविधान की जो कि मूल भावना थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें आया था? तो भाई ध्यान रखना, केशवानंद भारती मामला में। ये कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को 13 बेंचों की एक पीठ बैठी थी, उसने एक फैसला दिया जिसके अंदर मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। एसएन सीकरी साहब यहां पर मुख्य न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश थे, 6 और 7 से बहुमत के आधार पर इसका फैसला आया था, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन अभी अगली क्लास आएगी, उस क्लास में हम देख लेंगे पूरे के पूरे जितने भी वाद हुए आज तक, वो सब देखने वाले हैं। लेकिन इसमें आप इतना याद रखना, मूलभूत ढांचे की जो परिभाषा है वो किसके अंदर आई थी? तो केशवानंद भारती वाले वाद में। अब आपने दो चीज यहां से पढ़ ली है, एक तो संविधान के अंदर जो संशोधन करने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है, भरपूर शक्ति इसके पास में है, वो चाहे कुछ भी संशोधन करे, लेकिन ध्यान उसको यह रखना होगा कि मूलभूत ढांचा वही का वो बना रहना होना चाहिए, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। वो संविधान सभा की जो मूल भावना है वो बदलनी नहीं चाहिए। और जो उपस्थित और मतदान करने वालों के जो प्रत्येक सदन का जो साधारण बहुमत होता है, उससे अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो फिर वो 368 के तहत नहीं आएगा। लेकिन दो प्रकार से जो विशेष बहुमत है वो वहां पर आएगा। विशेष बहुमत के अंदर क्या होता है? वो विशेष बहुमत तो हम आगे पढ़ने वाले। अभी देखिए, अब देखिए एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, जो अनुच्छेद नंबर 368 है, वो 368 के दायरे से बाहर कौन कौन से बाहर है? और देखिए 368 के दायरे से बाहर कौन कौन से हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत, अगर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कोई बिल पास करके कोई संशोधन किया जा रहा है तो वो फिर 368 के तहत नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा भाई। एक तो नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन, यह संविधान संशोधन में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या फिर निर्माण करना हो, या फिर आधिकारिक भाषा का प्रयोग करना हो, या फिर नागरिकता संबंधी कुछ उसको या फिर नागरिकता देनी हो, या फिर उनसे वापस अधिग्रहण करनी हो, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो, या फिर 5वीं अनुसूची जिसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान करना हो, या फिर 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो। ये जो स्लाइड के ऊपर जो भी चीजें लिख रखी हैं वो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से हम संविधान संशोधन जो कि 368 के तहत ये नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ संसद के दोनों सदनों के एक साधारण बहुमत से बिल पास करके ये चीजें की जा सकती है। कोई नया राज्य का कोई गठन करना है या फिर उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना है तो ये संविधान संशोधन नहीं होगा भाई। ये सिर्फ संसद के अंदर दोनों सदनों के अंदर एक साधारण बहुमत से ही इसको किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो स्लाइड के ऊपर जितने भी बातें लिख रखी हैं वो सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा की जा सकती है। इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 368(2) संसद विशेष बहुमत। अब देखिए, अपने जो पढ़ना है वो ये चीजें है।
आज हम जो 368 के तहत देख रहे हैं वो ये वाली दो चीजें होती है। 368 के तहत ये दो ही संशोधन है भाई, एक तो संसद विशेष बहुमत या फिर आधे राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत। अब देखिए संसद केवल विशेष बहुमत से क्या क्या बदल सकती है, तो देखिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर संसद सिर्फ विशेष बहुमत से, मतलब इसके अंदर राज्यों की कोई सहमति की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में अगर कोई बदलाव करना है तो संसद अपने विशेष बहुमत से कर सकती है। अब देखिए आधे राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत तो होगा लेकिन उसके अंदर राज्यों की सहमति भी जरूरत होगी। वो कौन से विषय हैं, तो देखिए राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे, अगर राज्य के संघीय जो राज्य व्यवस्था का जो संघीय ढांचा है उसको बदलना है तो फिर हमें आधे राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का चुनाव से संबंधित कोई मामला है उसके अंदर अगर चेंज करना है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके अंदर अगर हमें चुनाव से संबंधित कोई प्रक्रिया चेंज करनी है तो फिर राज्यों की सहमति लेनी जरूरी होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद के अंदर राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, कितनी सीट होगी किस राज्य से, तो भी राज्यों की सहमति लेनी होगी। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करना है तो भी राज्यों से सहमति जरूरी है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 368 में संशोधन। अब देखिए अपने अभी तक जितना पढ़ा है उसका एकमात्र मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। एक तो सीधी बात अपने यही पढ़ी है, जो हमें संविधान संशोधन करते हैं वो संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। पहली बात तो ये याद रखनी होगी आपको। और जो संविधान के अंदर संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। लेकिन 368 के तहत जो संशोधन होता है उसमें सिर्फ दो प्रकार के संशोधन है जो कि आपकी स्लाइड के ऊपर लिख रखा है। एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब देखिए जो विशेष बहुमत है, ये बार बार शब्द आ रहा है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अब इस विशेष बहुमत का क्या मतलब है भाई, विशेष बहुमत का मतलब है, विशेष बहुमत का मतलब है दोनों सदनों का क्या है, ऊपर दोनों सदनों का बहुमत चाहिए भी। एक तो बहुमत चाहिए, ऊपर बहुमत चाहिए, एक तो बहुमत 50% से अधिक, 50% अधिक। और विशेष बहुमत के अंदर इसके अंदर ही शामिल है उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना प्रतिशत, 2/3। यह है विशेष बहुमत का मतलब। यानी कि दोनों सदनों के अंदर, दोनों सदनों के द्वारा जो सदस्य संख्या है उन दोनों के अलग अलग, यानी कि बहुमत होना चाहिए दोनों के अंदर। उसके अलावा जिस दिन यह बिल पास हो रहा है उस दिन दोनों का जितने भी उपस्थित हैं या फिर मतदान करने वाले उनका 2/3 होना चाहिए। यह है विशेष बहुमत का मतलब। अब जो 368 के तहत जो प्रक्रिया में दो संशोधन है, एक तो है संसद विशेष बहुमत द्वारा, उसके अंदर तो सिर्फ मौलिक अधिकार और नीति निर्देश के अंदर राज्यों की सहमति के बिना भी संसद बदलाव कर सकती है। लेकिन ये वो विषय है जिसके अंदर राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है संसद को। ये वाले राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे में बदलाव करना है या फिर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अगर इनकी चुनाव की प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना है तो भी किससे अनुमति लेनी होगी, राज्यों से। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करना है तो भी राज्यों से अनुमति लेनी जरूरी है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा में बदलाव करना है तो भी इनको अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 368 के अंदर कोई बदलाव करना है तो भी राज्यों से हमें क्या लेना होगा, परमिशन लेनी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अनुच्छेद ये दोनों याद होने चाहिए। 368 के तहत हम दो प्रकार से संविधान संशोधन करते हैं, एक विशेष बहुमत के द्वारा और एक विशेष बहुमत के प्लस आधे से अधिक राज्यों। और इसका वर्णन कहां पर कर रखा है, भाग 20 के अंदर। और उसके अलावा जो प्रक्रिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए भाई। 368 के तहत हम दो प्रकार के संशोधन, और ध्यान रखना जो साधारण बहुमत है वो प्रक्रिया इसके अंदर नहीं आएगी भाई। जो अभी पीछे पड़ा था ना, ये वाला जो हम कुछ राज्य का कोई गठन करना है, राज्य के किन्हीं सीमाओं का, क्षेत्रों का अलग अलग किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो उसके लिए 368 के तहत नहीं होने वाला भाई। सिर्फ ये साधारण बहुमत, संसद में दोनों सदनों का साधारण बहुमत से ही ये काम हो जाएगा। नागरिकता है, संसद या राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित है, 5वीं 6ठी अनुसूची के अंदर कुछ हम बदलाव कर रहे हैं या फिर आधिकारिक भाषा का प्रयोग के बारे में कुछ कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो ये सिर्फ साधारण बहुमत होगा। इसके लिए हमें कोई विशेष बहुमत या फिर आधे से अधिक राज्यों की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ आपको 368 के तहत ये सिर्फ दो ही
याद रखने, क्योंकि और जो आज तक आपने पढ़ा है ना, जो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक, वो यही दो प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रिया में से एक में से वो प्रक्रिया हुई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो आज तक 106 पढ़े उनमें से इन दोनों में से प्रक्रिया है, ना कि वो पीछे वाली। अब देखिए, अब हमारा आ रहा है पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, हम जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सब के सब लेने वाले हैं। टाइम जरा ज्यादा लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है इन संविधान संशोधन से। देखिए पहला प्रश्न है, फर्स्ट संशोधन है, और पहला संशोधन हुआ कब था? 1951 के अंदर। क्या था इसके अंदर? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य को शक्ति, सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राज्यों को शक्ति दी गई, उनके लिए व्यवस्थाएं करे, ठीक है ना। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण कर सकता है कौन? राज्य, है ना। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा कानूनों को 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। कुछ भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून बनाए सरकार ने, और जो न्यायिक समीक्षा यानी कि कोई भी कानून बना जाता है उसके बाद में अगर आप न्यायालय के अंदर चुनौती देते हो और न्यायालय उसको वापस समीक्षा करता है, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा दोनों को ही 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया। और ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची के अंदर डालने के बाद में उसके न्यायिक समीक्षा नहीं होती भाई, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोनों कानूनों को इसके अंदर ही क्या डाला था? 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया। किसको? भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा को। तो ये भी पहले संशोधन। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 31 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसके अंदर 31 क या फिर 31 ख यानी कि 31 ए और 31 बे क्या कर दिया? जोड़ दिए, दो नए अनुच्छेद भी जोड़ दिए जो संपत्ति के अधिकार को क्या कर रहे थे? सीमित कर रहे थे। उसके अलावा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगाया, जिसके आधार क्या थे? लोक आदेश। अपराध करने के लिए उकसाना या फिर विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ध्यान रखना, 3 आधार जिनके आधार पर क्या कर सकते हैं? वाक और अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अंदर ही पहले संशोधन के अंदर ही इसको शामिल कर दिया गया। और कब? तो देखिए विदेशों के अंदर साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या फिर लोक आदेश या फिर अपराध करने के लिए उकसाना, ये 3 आधार है, इनके आधार पर बोलने की स्वतंत्रता पर भी क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। उसके अलावा अगर आप व्यापार और व्यवसाय का अधिकार का अगर उल्लंघन करते हैं, कोई व्यापार कर रहा है या कोई व्यवसाय खोला हुआ है और उसके अंदर आपका उल्लंघन करते हैं आपको, तो राज्य द्वारा किसी व्यवसाय को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता भाई। ये भी बात इसके अंदर जोड़ दी गई है। तो अब तक 4-5 बातें हैं, सबके सब याद होनी चाहिए। पहले संशोधन के अंदर भारत का पहला जो संविधान के अंदर संशोधन हो रहा है कब हुआ? 1951, ठीक है। क्या क्या डाला थे? एक तो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्यों को शक्ति, ठीक है ना। उसके अलावा कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का क्या किया गया? अधिकरण किया गया, मतलब उनकी संपत्ति को सरकार ने ले ली। और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा जैसे कानूनों को 9वीं अनुसूची के अंदर डाला। जबकि 9वीं अनुसूची के अंदर डालने के बाद में उसका न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता है ना। उसके अलावा जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर, उसके अंदर 31 का और 31 बी, ये 2 नए अनुच्छेद जोड़कर संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया गया। उसके अलावा व्यापार और व्यवसाय अगर आप करते हैं तो अगर किसी का वो उल्लंघन करता है व्यापार या व्यवसाय, तो राज्य उसके आधार पर, उल्लंघन के आधार पर व्यवसाय को अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये पहला संशोधन कंप्लीट हुआ भाई। सबको एकदम ढंग से याद होना चाहिए क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न छपता है। अगला देखिए, अब अगला देखिए 7वां संशोधन जो कब हुआ? 1956 को होता भाई। अब थोड़ी हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी भाई। इसके अंदर क्या गया? तो देखिए दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्ग हो गए, 4 वर्ग थे ना भाई, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, ऐसे है ना। तो देखिए वो वर्गों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया भाई। राज्यों की जो कैटेगरी थी उस समय उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहां पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए थे। किस संशोधन के द्वारा? 1956 वाले 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। उच्च न्यायालयों का न्याय क्षेत्र का क्या किया गया? विस्तार किया गया और संघ शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार किया गया। उच्च न्यायालयों का 2 या 2 से अधिक
देख लेना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी के अंदर किया गया। ध्यान रखना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या बन सकता है, राज्यपाल का भी प्रावधान इसी के अंदर किया गया भाई। राज्यपाल दो या दो से अधिक, यह भी प्रावधान इसी के अंदर हुआ था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाएगी इसी के द्वारा, तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए। 7वां संविधान संशोधन, एक बार फिर से मेन पॉइंट देखते हैं, और 7वीं सूची की अनुसूची के अंदर क्या किया गया, बदलाव किया गया। अगला देखिए, 4 वर्ग थे, अलग अलग वर्ग थे ना भाई, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, 4 वर्ग थे। अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया था उससे पहले, और ये चारों कैटेगरी अब समाप्त कर दी गई थी, और राज्य सबों राज्यों को या सभी जो कैटेगरी वाले सबको मिला के अब भारत के अंदर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया, संघ शासित प्रदेशों तक इसका उच्च न्यायालय का विस्तार किया गया था। उसके अलावा देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, और इसी के अंदर दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये दोनों बातें यहां लिखी गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान इसी के अंदर किया गया, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चले इसे अगला ले में भाई, समझ में तो आ रहा ना, समझ में आना जरूरी है भाई। अब देखिए अगला, देखिए अगला है नवा संविधान संशोधन। कौन सा है, नवा संविधान संशोधन। अब देखिए, नवा संविधान संशोधन हुआ कब था, 1960 के अंदर होता है। क्या हुआ था, ये किस किस के मध्य होता, तो देख लेना, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल का जो बेरूबारी एक क्षेत्र है, जिसको क्या किया गया था, इसको किसके साथ, किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया था, और ये भारत पाक समझौता 1958 के तहत हुआ था। यह भी आप ध्यान रखना, 1958 के तहत होता, लेकिन संशोधन फिर बाद में करना पड़ा, और ये पश्चिम बंगाल का जो बेरूबारी वाला क्षेत्र है वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है ना, तो वापस से ध्यान रख लेना, नवा संविधान संशोधन 1960 को होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जमीन का हस्तांतरण हुआ था, और वो जमीन कौन सी थी, पश्चिम बंगाल का एक संघ राज्य क्षेत्र था बेरूबारी, तो ये किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो कब हुआ था, 1960 के अंदर। अगला देखिए, 10वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, ध्यान रखना, 1961 के अंदर होता है। क्या हुआ था, दादरा व नागर हवेली को क्या दिया गया, भारतीय संघ में जोड़ा गया। दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया भाई, दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ के अंदर जोड़ दिया गया। ठीक है ना, कौन सा संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 के अंदर दादर व नगर हवेली को भारतीय संघ के अंदर शामिल किया गया। अब देखिए अगला है 11वां देखिए 1961 के अंदर होता है। एक तो पहला तो ये ध्यान रखना होगा, क्या किया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो पहले प्रावधान था, पहले जो आज जो भारत का उपराष्ट्रपति को जो चुनने की प्रक्रिया है, पहले संयुक्त बैठक होते थे, और उसी के अंदर क्या होता था, उपराष्ट्रपति को चुना जाता था। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, निर्वाचक मंडल है भाई, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर रखी है किसके, और ये निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जोड़े गए, जो कि पहले संयुक्त बैठक होती थी, उसकी जगह अब निर्वाचक मंडल को शामिल किया गया। किसके अंदर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में। कब, 11वां संविधान संशोधन और 1961। अगला देखिए 12वां संविधान संशोधन है, और 12वां संविधान संशोधन जो कि गोवा, दमन और दीव, इनको क्या किया गया, इनको भारत संघ में शामिल किया गया भाई। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। गोवा, दमन, दीव, ध्यान रखना, 12वां संविधान संशोधन जो कि गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला देखिए 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, और नागालैंड को क्या दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया भाई। नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला हुआ 14वां संविधान संशोधन, और यह भी 1962 के अंदर ही होता है 14वां संविधान संशोधन। और क्या किया,
पदुचेरी को भारत में शामिल कर दिया गया। एक तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पदुचेरी के लिए विधान मंडल तथा मंत्री परिषद की भी स्थापना इसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो आपको ध्यान रखना होगा 14वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ध्यान रखना 1962 के अंदर हुआ। पदुचेरी को एक तो भारत में शामिल किया गया, उसके अलावा इन राज्यों के अंदर विधान मंडल की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, गोवा है, दमन है, दीव और पदुचेरी खुद के अंदर भी शामिल किया गया। अब देखिए अगला है, अभी हमने कौन सा पढ़ा था, पीछे वाला कौन सा पढ़ा, 14वां पढ़ा। एक आप ध्यान रखना, 15वां भी ध्यान रखना। 15वें के अंदर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र बढ़ाई थी भाई, इनके उम्र जो कि हाई कोर्ट में तो 62 कर दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63 वर्ष कर दी इनके सेवानिवृत्ति की आयु, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना 15 नंबर। अब देखिए 17 नंबर है जो 1964 के अंदर होता है, और देखिए भूमि का बाजार और मूल्य मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित। तो ये है आपके अनुच्छेद संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर ये बात कही गई है अगर भूमि का बाजार मूल्य मुआवजा न दिया जाएगा या न दिया जाए तो फिर व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंध होगा। यह भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। मैंने कहा ना पूरे के पूरे हम देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी ऐसे पूरे नहीं देखने वाले हैं कि भाई पूरे पूरे ले लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सब लिए। अगला देखिए 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में होता है। क्या किया गया, संसद को नया राज्य बनाने के जो कानून पहले भी था इनके पास पावर, या आज भी संसद के पास ही है, लेकिन इसमें थोड़ा और विस्तार किया गया भाई, ठीक है ना, और थोड़ी पावरफुल बनाया गया संसद को कि नया राज्य बनाने के लिए। और इसी के तहत पंजाब और हरियाणा राज्य की भी स्थापना की गई। पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना भी 1966 के तहत 18वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यह भी आपको बात पता होनी चाहिए। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन होता है और यह होता है 1967 के अंदर। ये तो कई बार पूछा गया भाई, ये तो कई बार पूछा गया है। और ये देखिए आपको पता होगा सिंधी को भारत की 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया था, ये आपको पता होगा। और 8वीं अनुसूची के अंदर, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और 8वीं अनुसूची के अंदर सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया। तो कब किया, 1967। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सी भाषा, सिंधी। कौन सी अनुसूची, 8वीं। कौन से नंबर, 15। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1971 को होता है। अनुच्छेद नंबर इसके अंदर क्या हुआ था, 13 और 368 में इन्होंने संशोधन किया। अनुच्छेद नंबर 13 और 368 के अंदर संशोधन करके क्या किया, इसके अंदर 13 और 368 के अंदर संशोधन करके संसद को और पावरफुल बनाया भाई। किसके अंदर, संविधान के संशोधन के अंदर। संविधान संशोधन करने के लिए 13 और 368 के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए कि भाई संशोधन करके ऐसा प्रावधान किए गए, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में प्रावधान क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और किसी भी भाग, यानी कि संविधान का जो भी भाग है उस पूरे भाग के अंदर, किसी भी भाग के अंदर संसद है वो संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, संविधान किसी भी भाग के अंदर संशोधन कर सकती है। तो और क्या क्या, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को क्या कहेगा, राष्ट्रपति को ध्यान से सुना, राष्ट्रपति को मतलब किसी भी विधेयक के अंदर अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक पास होता है तो फिर संविधान संशोधन के ऊपर राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया कि वो उस पर सहमति देनी ही होगी, मतलब बाध्य कर दिया गया भाई। तो ये प्रावधान इसके अंदर शामिल किया गया। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, 24वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 24, 25 ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। 24वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1971 में हुआ था। कौन कौन से में बदलाव किए, तो अनुच्छेद नंबर 13 एक 368
68 में इन्होंने बदलाव किया और संसद को और पावरफुल बनाया। किसके तहत? संसद के और पावरफुल इसमें बनाया कि वो संविधान में संशोधन कर सके और सही ढंग से। और क्या लिख दिया? मौलिक अधिकारों में उन्होंने संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जब भी पास होगा, जब भी संसद संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई बिल लेके आती है, तो फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया कि आपको सहमति देनी ही होगी। यह बात कौन से में? 24वें संविधान संशोधन में। अगला देखिए 25वां संविधान संशोधन, यह आता है 1971 को। क्या किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार में क्या कर दी गई? कटौती कर दी गई भाई। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार थे उसके अंदर कटौती कर दी गई। और अनुच्छेद नंबर 39 ख 39 ग, नीति निर्देशक को चुनौती नहीं दी जा सकती भाई, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया भाई। और ये भी बात बोल दे, अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन अगर ये कह दिया गया कि अनुच्छेद 39 ख 39 ग, नीति निर्देशक को चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो फिर 14, 19 और 31 का उल्लंघन करे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात तक जोड़ दी इन्होंने। कहां पर? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 39 ख में जोड़ी एक तो, और एक जोड़ दी कब में? ग में। 39 ख या फिर ग में नीति निर्देशक के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से जोड़ दी गई कि भाई चाहे वो 14 और 19, 31 का उल्लंघन करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी क्या कर दिया गया? कटौती कर दी गई या फिर उसको सीमित कर दिया गया भाई। कौन सा अनुच्छेद? 24वां अनुच्छेद भाई। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए 26वां अनुच्छेद, ये तो सबको पता है क्योंकि उस समय 1971 में हुआ था, जिसमें देश का संविधान लिखा गया और उससे पहले देसी रियासतों को सबको एकीकरण में सबको मिलाया गया। तो फिर देसी रियासतों के अंदर जो राजा महाराजा थे उनको यही लालच देके, या फिर मान सकते हैं आप कि उनको कुछ पेंशन वगैरह या फिर एक ऐसा भत्ता देके ही उनको इधर खींचा गया था, मतलब एकीकरण के लिए राजी किया गया था। तो उनको प्रीवी पर्स की सुविधाओं का दिया गया था, लेकिन उनको फिर यहां पर 26वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सब सुविधाएं या फिर ये भत्ता या फिर ये पेंशन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि एकीकरण के समय या फिर आप मान सकते हैं देश एकीकरण ही माने, एकीकरण के समय इन राजाओं को या फिर देसी नरेशों को हमने इसी शर्त के आधार पर हम उनको शामिल किया था कि भाई हम आपको या फिर साल का 10 लाख देंगे या फिर 20 लाख पेंशन उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसा कुछ लालच देके हमें उनका क्या किया था? एकीकरण में शामिल किया था। लेकिन फिर जाके 26वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रीवी पर्स को सुविधाओं को सरकार ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला देखिए 31वां संविधान संशोधन होता है 1972 के अंदर। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दे? 545 कर दी भाई। देखिए लोकसभा की सीटों की संख्या 31वां संविधान संशोधन 1972 को होता है और इसके अंदर सीटों की संख्या 572 से लगाकर 545 कर दी। और वर्तमान में संख्या यही है। कौन सी वाली? 545 वाली, जो कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उससे पहले कितनी थी? तो 525 थी। कौन सा संविधान संशोधन? 31वां संविधान संशोधन। अगला देखिए 32वां संविधान संशोधन, जो कब होता है? 1974 में होता है। अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 190 में क्या किया गया? संशोधन किया गया भाई। और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का त्याग पत्र का भी इसी के अंदर प्रावधान कर दिया गया भाई। इसी के अंदर प्रावधान किया गया। एक बात सुनिए, जो संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सांसद महोदय या फिर विधायक महोदय, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर स्वीकार करेंगे कौन? वो अध्यक्ष या फिर सभापति। जब तक वो उनको नहीं लगे कि वो ऐच्छिक या वास्तविक है, तब तक वो त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। कौन? अध्यक्ष या फिर सभापति। ये बात किसमें? 33वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संविधान के अंदर ऐड कर दी गई और ये 101वां 190वां संविधान संशोधन किया गया। आगे देखिए 33वां संविधान संशोधन होता है और यह होता है 1935 के अंदर। क्या बनाया गया? सिक्किम को भारत का सह राज्य का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और 10वीं अनुसूची के अंदर किसको शामिल किया गया? सिक्किम को शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची एक नई अनुसूची के अंदर जो नई एकदम नई जोड़ी गई और इसके अंदर सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा देके इसको शामिल किया गया। किस अनुच्छेद?
33वां संविधान संशोधन, और कौन सा वर्ष में होता? 1975 के अंदर। अगला देखिए 36वां होता है 1975 के दिन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया, और 10वीं अनुसूची को वापस क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। पहले 10वीं अनुसूची को 35वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया, उसके अंदर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन जैसे ही अगला साल आया तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसको? सिक्किम को। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, किसका? भारत का। अगला देखिए 38वां, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ने वाला भाई। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को, अब देखें 38वां में क्या किया गया? जो राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर, उसको क्या बना दिया गया? गैरवाद योग्य। यानी कि अगर एक बार राष्ट्रपति शासन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो फिर उसको वाद विवाद नहीं किया जा सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज, हालांकि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला जाता है, तो फिर उसको गैरवादी योग्य बना दिया, मतलब कोई वाद वगैरह इसके ऊपर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को अध्यादेश को भी गैरवाद योग्य बना दिया। यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अगर कोई किसी राज्य के अंदर या फिर राष्ट्रपति महोदय ने अगर कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो उस अध्यादेश को भी क्या कर दिया इन्होंने? गैरवाद योग्य बना दिया। यानी कि कोई उसके ऊपर सुनवाई वगैरह या फिर उसके ऊपर कोई बहस नहीं करेंगे। और यह बात किसमें जोड़ दी गई? 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो यह आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रशासक और राष्ट्रीय आपातकाल को गैरवाद घोषित कर दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 38वां। कब? 1975 में। अगला होता है 39वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में होता है। और इसमें क्या है? इसमें भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राजनारायण की याचिका, मैंने आपको बताना था, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये इसके बाद ही आया था ये फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण की याचिका पर एक फैसला दिया था, जिससे कि इंदिरा गांधी का जो लोकसभा चुनाव था वो सब शून्य घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और इसी के बदले में वापस से सरकार तो फिर इसी फैसले के खिलाफ वापस क्या कर दिया? इस फैसले को नजरअंदाज रखते हुए और इस फैसले को अपने प्रति देखते हुए इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अगर विवादों को न्यायालय के दायरे से ही बाहर कर दिया। देखिए जो इंदिरा गांधी जी का जो लोकसभा का चुनाव जब शून्य घोषित हुआ तब फिर इन्होंने ऐसी कार्रवाई की। 39वां संशोधन जो 1975 के अंदर किया और इसके अंदर राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का या फिर उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, इनका जितना भी चुनाव से संबंधित जो विवाद था या फिर इनसे संबंधित कोई विवाद है वो न्यायालय के अंदर क्या नहीं हो सकता? विवादाग्रस्त हो ही नहीं सकता। न्यायालय के दायरे से ही इसको बाहर कर दिया। मतलब कि आगे के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्लानिंग, ये बहुत अच्छा सोच लिया था कि भाई आगे कोई भविष्य में ऐसी कोई समस्या और नहीं आए, क्योंकि यहां पर ये मामला न्यायालय के अंदर गया, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये शून्य घोषित किया था। तो अब आगे जाके के इनको लगा कि आगे और कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए इन पदों को ही इनसे बाहर निकाल दिया न्यायालय के क्षेत्र से। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, 39वां संविधान संशोधन जो कि इनको बाहर निकाल दिया गया, जबकि 38वां के अंदर क्या था? 38वें के अंदर था राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक अगर कोई अध्यादेश जारी करता है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, इनको क्या कर दिया? गैरवाद योग्य बना दिया। तो भाई ये तो 38 और 39 तो बड़े खतरनाक निकले भैया ना। अब देखिए जो सबसे बड़ा है, जो आज तक का जो सबसे बड़ा है भाई, जो कि सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में, भारतीय संविधान के इतिहास में जो कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, वो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न हर बार आता है और आपको ध्यान लगा के ये सुनना होगा, क्योंकि इसी को मिनी संविधान या फिर इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। और लगभग 59 धाराएं थी इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या क्या किया। यह भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था, यह भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। हालांकि आज तक के इतिहास यही है भाई, इंदिरा गांधी ने बहुत सारा संशोधन किए थे भाई, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, ये सबसे बढ़िया वाला है। देखिए प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़ दिए गए। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर।
जो आज के मौलिक कर्तव्य है ना, वो मौलिक कर्तव्य भाग 4A 51 क के अंदर इन्होंने शामिल कर दिए, जो कि सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर है ना, सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। 11वां आगे आएगा भाई, 11वां मूल कर्तव्य आगे आएगा। यहां पर सिर्फ 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखिए, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह से बाध्य, इसके अंदर और शामिल कर दिया गया, जो कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट जो सलाह देगी वो राष्ट्रपति को माननी होगी। 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें फिक्स कर दिया, मतलब 2001 तक लोकसभा की और विधानसभा की जो सीटें हैं वो सीटों को फिक्स कर दिया। यानी कि अब आगे 2001 तक हम सीटों का क्या नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके अलावा संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से नहीं रखना, यानी कि जो संविधान के अंदर हम संशोधन कर रहे हैं उसको आप न्यायालय के अंदर क्या नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते भाई, उसको चुनौती दे ही नहीं सकते। ये बात तक लिख दी भाई इन्होंने। यानी कि संविधान संशोधन, अगर संवैधानिक कोई संशोधन किया जाता है तो उसको न्यायिक जांच, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको कुछ भी चेक वगैरह नहीं कर सकते। यानी कि उसको चाहे गलत है तो भी ठीक है, सही है तो भी ठीक है, मतलब उसको कोई भी जांच नहीं सकता। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को कम कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की जो भी शक्तियां थी, यानी कि एक तो न्यायिक जांच, न्यायिक समीक्षा, यानी कि कोई कानून बनाता है सरकार, उसकी क्या करता था, वो जांच करता था। अगर उनको लगता वो गलत है तो उसको वो असंवैधानिक घोषित कर देता। लेकिन अब तो ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी कर सकता, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करता है 6 प्रकार की। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब अधिकार इन्होंने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया भाई, एकदम कम कर दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया, 6 वर्ष कर दिया भाई, 6 वर्ष तक कर दिया। मतलब इनको लगा कि अब आगे कार्यकाल चुनाव कराने होंगे और हो सकता है हमारी सरकार जा सकती है, तो इनको ऐसा कुछ लगा होगा, तभी तो इन्होंने कार्यकाल ऐसा बढ़ा दिया होगा। अब देखिए 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। अब जो भी उस समय क्या रहा है वो कैसे रहा है, हमने को यह पढ़ना है कि इनका कार्यकाल कितना से कितना कर दिया, तो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। अब तक की ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या किया, तो प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े। देखिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। प्रस्तावना के अंदर समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 51 के अंदर 10 मूल कर्तव्य, जो कि हमने कहां से लिए, सोवियत संघ या फिर आज का रूस से। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 2001 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों को फिक्स कर दिया गया भाई, सदस्यों की संख्या को फिक्स कर दिया। संवैधानिक संशोधन अगर कोई करती है संसद, तो फिर इसको न्यायालय के अंदर क्या नहीं दिए जा सकते, न्यायिक जांच के अंदर कुछ भी नहीं होगा भाई, इसको कोई भी जांच नहीं कर सकती। संसद ने कर दिया तो कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा या फिर रिट जारी करने की जो शक्ति है उसको कम कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया, 6 साल कर दिया भाई। अब देखिए कुछ और है, अभी तक यह भी 42वां संविधान संशोधन है भाई, यह भी 42वां ही है, ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्वों के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार बनाती है या फिर सरकार उसको लागू करती है, तो फिर अगर मौलिक अधिकार का वहां पर हनन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यह तक बात इन्होंने जोड़ दी भाई। यानी न्यायालय, और ध्यान रखना, अगर आप न्यायालय के अंदर जाते हो तो न्यायालय उसको अवैध घोषित भी नहीं कर सकता। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा ऐसे कानूनों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रहेगी। ध्यान रखना भाई, अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने तक का अधिकार दे दिया गया भाई इसके अंदर, और कानूनों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रहेगी। मतलब कानून कोई भी बनाए लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रहेगी। यानी ये चाहे तो मौलिक अधिकार कम कर सकते थे, ठीक है ना। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी, देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये 39A के अंदर जोड़ा गया था। और जो ये उद्योगों के प्रबंधन की भागीदारी ये जोड़ा गया था
ये जोड़ा गया था 41 बे के अंदर। पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण शामिल किया गया था, ये किया गया था 48 ए के अंदर, जो कि सभी नीति निर्देशक तत्व है। ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंदर हो रहा भाई। राष्ट्रपति शासन एक बार में अवधि 6 महीने से बढ़ाकर इन्होंने कितनी कर दी, 1 वर्ष कर दी भाई। बहुत बड़ा काम हुआ भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बात वापस से सुन लीजिएगा इस स्लाइड में से, अगर राज्य सरकार या फिर संसद कोई भी नीति निर्देशक तत्व लागू करते हैं और वहां पर मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, तो फिर अगर आप न्यायालय की शरण लेते हो तो न्यायालय उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। किसे? नीति निर्देशक तत्व। अगला है संसद राष्ट्र विरोधी अगर कोई गतिविधियां होती हैं देश के अंदर, तो संसद को यह पूरा अधिकार है कि वो क्या बना सकती है, वो कानून बना सकती है। ये पूरा अधिकार दे दिया गया और यहां तक कि क्या दिया गया कि वो मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रहेगी। यानी कि मौलिक अधिकार को वो चाहे अगर कानून का सही ढंग से लागू कराने के लिए, तो कानून को ढंग से लागू कराने के लिए तो मौलिक अधिकारों में बदलाव तक कर सकती है। ये तक लिख दिया उन्होंने। ये देखिए, समान न्याय निःशुल्क, अगर कोई कमजोर है या फिर जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको समान न्याय मिले और या फिर उनको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील उपलब्ध कराए। ये बात 39 ए में जोड़ी, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल की गई। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना या प्रोत्साहन देना, यह भी बात 41 बी के अंदर जोड़ी गई, जो कि 42वें संशोधन। पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, यह 48 ए के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन जो कि 356 के तहत, वो राष्ट्रीय आपातकाल अलग है भाई, ये राष्ट्रपति शासन की बात बोल रहा है, जो कि 6 महीने से अब कितना बढ़ा सकता है, 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 वर्ष तक किया जा सकता है भाई। 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है। चलें आगे, ये सब कुछ पता होना चाहिए भाई। अक्सर यहां से प्रश्न आता है, हाँ मैं मानता हूं क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न टपकता है, इसलिए आपको इस क्लास को पूरी जरूर देखना होगा। पूरी देखेंगे तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है। और आगे आने वाले कोई भी एग्जाम के अंदर अगर संविधान से संशोधन से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होने वाला। अभी तक और है भाई, 42वां संविधान संशोधन अभी तक और है। केंद्र को किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार। अगर कहीं बेल केंद्र सरकार को ऐसा लगे, संसद को, कि वहां पर स्थिति या फिर वहां पर व्यवस्थाएं कुछ सही ढंग से नहीं चल रही हैं, तो फिर केंद्र सरकार वहां पर क्या है, सीधे सशस्त्र बलों वाली सेना को तैनात कर सकता है। यह भी इसके अंदर लिख दिया गया। राज्य सूची से संवर्धित सूची में कुल 5 विषय शामिल किए गए थे। शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, वजन या फिर माप या फिर नाप भी आ सकता है, और न्याय, प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। ये कुछ विषय हैं जो कहां से कहां ट्रांसफर कर दिए इन्होंने, राज्य सूची से संवर्धित सूची में लगे। अब देखिए, राज्य सूची से संवर्धित सूची में ले जाने से क्या होगा, क्योंकि राज्य सूची में तब तक ये विषय थे, तब तक सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। लेकिन जैसे ही संवर्धित सूची के अंदर आए तो फिर केंद्र सरकार का भी हक हो गया, और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, दोनों के मध्य विवाद होगा तो हमेशा केंद्र सरकार की ही चलने वाली है। तो ध्यान रखना, शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 विषय भाई, वजन और माप और न्याय। न्याय प्रशासन से आप ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़ा इन्होंने, लेकिन उससे नीचे सभी जितने भी अधिशेष न्यायालय हैं उनका गठन और संगठन यही करने वाले कौन, संसद करने वाली है। अगर देखिए, संसद और राज्य विधानसभा को कोरम को समाप्त कर दिया। जब भी संसद या फिर इसका किसका, विधानसभा का, संसद में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में अलग अलग जिसका सबका कोरम होता है, जैसे 1/10 था ये कोरम लोकसभा और विधानसभा के अंदर। मतलब जितने टोटल सदस्य है उसका 1/10 तो सदस्य आएगा, तभी उनकी संसद की कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। ये इन्होंने समाप्त कर दिया। चाहे 1/10 आए चाहे ना आए, चाहे 1 आए तो भी स्टार्ट हो जाएगी भाई। ये बात इन्होंने जोड़ दी, मतलब कोई कोरम की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का प्रावधान इसके अंदर किया गया, एक नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, तो ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। अब आगे अगला एक बार वापस से देख लीजिएगा फटाफट। 44वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिसके अंदर प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, मौलिक कर्तव्य इसी के अंदर शामिल किए गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें फिक्स कर दी गई। संवैधानिक संशोधन अगर करती है संसद तो उसको न्यायालय के अंदर हम चुनौती नहीं दे सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने की शक्ति को इन्होंने कम कर दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभा को जो कार्यकाल होता है उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर इन्होंने 6 वर्ष कर दिया। यह भी आपको पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को अगर संसद लागू करती है तो फिर अगर मौलिक अधिकारों का अगर कुछ क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यायालयों के अंदर आप नहीं जा सकते और न्यायालय मौलिक अधिकारों को क्या नहीं घोषित कर सकते, अवैध घोषित नहीं कर सकते। संसद अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां से निपटने के लिए कानून बनाने का पूरा हक रखेगी और ऐसे कानूनों पर मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होगी, यानी कि मौलिक अधिकारों में क्या कर सकते हैं, संसद उस पर पूरा हक रखती है, उसको बदलाव तक कर सकती है। उसके अलावा ये समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39A के अंदर शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 41B, पर्यावरण और वन संरक्षण, जीव का संरक्षण ये 48A के अंदर। राष्ट्रपति शासन जो कि 356 के तहत अब 6 महीने से 1 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। केंद्र किसी राज्य के अंदर सशस्त्र बलों की सेना तैनात कर सकती है। राज्य सूची से संवर्धित सूची के अंदर 5 विषय शामिल कर दिए गए। एक तो शिक्षा है, वन है, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण है। शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, वजन और माप और न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये भी बात इसके अंदर जोड़ दी गई। विधानसभा का जो कोरम था उसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन। तो यह था भाई 44वां संविधान संशोधन। बड़ा था लेकिन यहां से प्रश्न आता है हर बार। अगला देखिए 43वां संविधान संशोधन जो कि 1977 के अंदर हुआ। 2 ही सबसे बड़े हैं, एक तो 42, एक 44, ठीक है। इसके अंदर क्या गया, न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने की अधिकार क्षेत्र को बहाल कर दिया गया भाई। और राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर होती हैं तो संसद को विशेष शक्ति से भी वंचित कर दिया गया। मतलब जो 42वें संविधान संशोधन के अंदर कुछ चीजें बदलाव की थी ना, अभी की थी कि भाई न्यायालय का जो न्यायिक समीक्षा वाला है या फिर रिट जारी करने वाला शक्ति है उसको वापस 43वें संविधान संशोधन के अंदर क्या किया गया, वापस से बहाल किया गया। और एक जो सबसे बढ़िया राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि के समय संसद को अधिक पावरफुल बनाया गया था उसको भी वापस से वंचित कर दिया गया। भाई राष्ट्र विरोधी गतिविधि देश के संसद कानून बना सकती है, किसी राज्य के अंदर ऐसी कोई घटनाएं होती तो वहां पर सशस्त्र बल तैनात कर सकते हैं, तो उन घटनाओं से वापस से, उन चीजों से इनको वापस से क्या किया गया, वंचित किया गया। अगला देखिए 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है और यह इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मोरारजी देसाई के समय हो रहा है भाई। मोरारजी है ना, देसाई प्रधानमंत्री थे और ये अब हो रहा है 1978 के समय। देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया, उन्होंने 6 वर्ष किया था, इन्होंने वापस घटाकर पहले से 6 से वापस 5 लेके आए। संसद और राज्य विधानसभा में कोरम को बहाल किया गया, यानी कि 1/10 उन्होंने तो समाप्त कर दिया था लेकिन इन्होंने वापस से स्टार्ट किया। संसद, राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही, समाचार पत्र को संवैधानिक संरक्षण, यानी कि अगर संसद और विधानसभा की अगर कोई कार्रवाई चल रही है संसद के अंदर तो उसको भाई समाचार पत्र वाले अपने न्यूज चैनल में छाप सकेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये भी कहा उस समाचार पत्र को हम क्या करेंगे, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करेंगे, संवैधानिक संरक्षण दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें समाचार पत्रों को भी संरक्षण दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी के समय बहुत कुछ समाचार पत्रों को झेलना पड़ा था ना, तो ये काम बहुत बढ़िया हुआ है यहां पर। तो एक तो 5 वर्ष कार्यकाल और एक आपके कोरम वाली वापस से ये लेके आ गए और एक इनमें ये समाचार पत्र को भी क्या कर दिया इन्होंने, संवैधानिक संरक्षण। अब देखिए यहां पर और 44वां है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पुनर्विचार, लेकिन पुनर्विचारित राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो उन्होंने शामिल किया था कि राष्ट्रपति को अगर कोई मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। लेकिन इन्होंने एक चीज और जोड़ी, भाई ठीक है बाध्यकारी तो होगा लेकिन एक बार अगर राष्ट्रपति वापस से लौटा सकता है, इन्होंने एक बात जोड़े कि एक बार राष्ट्रपति है वो क्या है, वापस से लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा से वो बिल पास होकर राष्ट्रपति के मोदी के पास जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसके लिए क्या है, बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति बहाल की गई, कुछ शक्तियां घटा के वहां पर घटाई गई थी ना, उन शक्तियों को वापस से बहाल किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, जैसे रेट जारी करने की शक्तियां हैं वो, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंतरिक अशांति, यानी कि 352 के तहत ये आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर इन्होंने अब क्या लिखा, शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता भाई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंदिरा गांधी के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो सिर्फ इसी शब्द के आधार पर हुई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर। जो 1975 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। अब आंतरिक अशांति की जगह अब लिख दिया गया शस्त्र विद्रोह, यानी कि देश के अंदर शस्त्र विद्रोह की घटनाएं घटेगी तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसे भाई आंतरिक अशांति यानी कि देश के अंदर अभी अशांति है, कैसे बता सकते भाई, इसके आधार पर ठोक दिया था भाई, ठीक है ना। लेकिन अब यह होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और जो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे उसके लिए लिखित सिफारिश, और वो कौन करेगी, मंत्री परिषद करेगी, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। केवल प्रधानमंत्री से बोलने से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगने वाला। अब मंत्री परिषद लिखित में देके राष्ट्रपति महोदय को कि हमें यहां पर अब लगाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि यहां पर अब स्थितियां गंभीर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल एक और युद्ध और बाह्य आक्रमण या फिर अब शस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगता है। 352 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया इन्होंने कहां से निकाला था, और ये 44वां संविधान संशोधन कई बार पूछता है, और इन्होंने 300 क के अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। और 31 में था वो, है ना। तो ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को 300 क में शामिल कर दिया, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या बना दिया, विधिक अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं। हाँ, 20 और 21 ध्यान रखना, 20 और 21 में क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता, और 20 में क्या है, कुछ मामलों के अंदर, दो स्थिति के मामलों के अंदर कुछ मामलों के अंदर उसको, किसको, जो अपराधी है ना, जो उनको दो स्थिति के मामलों में कुछ संरक्षण दे रखा है। उसके अंदर व्यक्ति को अगर जिस समय जो कानून है उस समय उसी के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, उसके अलावा उनको वकील से मिलने के तक का संरक्षण दे रखा। तो ये बातें, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाए उसके अंदर भाई ये दो कानून, ये दो अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होंगे, मतलब समाप्त नहीं होने वाले। उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों पर निर्णय लेने की न्यायालय को शक्ति दी गई वापस से। 42वें संविधान संशोधन के अंदर क्या कर देता, ये 42 वाला नहीं है, ये उससे भी पहला एक हुआ था, कौन सा वाला, 39 या फिर 38, याद कीजिएगा। उसके अंदर ये था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जो चुनाव थे उन चुनावों को न्यायालय की शरण से बाहर कर दिए थे, लेकिन इन्होंने वापस से न्यायालय के अंदर उनको न्यायालय की शक्ति दी गई कि इन पे ऊपर सुनवाई की जाए, ठीक है ना। तो ये है भाई, एक बार वापस देख लीजिए फटाफट, इसको वापस देखना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया वापस से, उन्होंने 6 किया, इन्होंने वापस 5 कर दिया। कोरम उन्होंने हटाया, इन्होंने वापस लागू। संसद विधानसभा की कार्रवाई को अब इन्होंने अखबार वालों को भी संरक्षण दे दिया कि भाई छापो, जो अगर कार्रवाई सही है उस कार्रवाई को आप छापे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। कैबिनेट की जो विचार के लिए जो राष्ट्रपति के पास जो सलाह दी जाती है उस सलाह को एक बार राष्ट्रपति वापस से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वापस से अगर कैबिनेट मंत्रिपरिषद उनके राष्ट्रपति के महोदय के पास वापस भेजती है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है भाई, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को वापस से बहाल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, आंतरिक अशांति की जगह शस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित अब किया जाएगा भाई, पहले ऐसे ही घोषित किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 20 और 21 अब निलंबित नहीं होने वाले। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को वापस से मतलब शक्ति दी गई। तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए। अगला है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 के अंदर होता है। क्या है यह मामला? दल बदल और आयाराम गैराम आपने सुना होगा। दल बदल मतलब चुनाव जीतने के बाद में सांसद या फिर विधायक अपना दल बदल देते हैं, उनसे संबंधित कानून है। उनकी अयोग्यता से संबंधित कानून है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया और यह 10वीं अनुसूची के अंदर प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान होनी चाहिए। शुरुआत में 1/3 थे, फिर बाद में 2/3 है ना, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में 1/3 सदस्य अगर दूसरे दल को जाते तो उनकी अयोग्यता सदस्यता रद्द होती रही, लेकिन अभी 2/3, तो ये वाला ध्यान रखना, 2/3 वाला, ठीक है ना। बाद में 2/3 किया गया।
तो यह ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित है, जो कि मतलब जीतने के बाद में अपनी पार्टी दूसरे के साथ चले जाते हैं ना, तो वो वाला आयारम गैरम यह हरियाणा से संबंधित है भाई, ठीक है ना। ये ने इसने एक दिन में कई पार्टियों को आदान प्रदान की थी एक दिन के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। ये 10वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया, किसको? दल बदल कानून को। अगला देखिए 58वां संविधान संशोधन जो कि 1987 के अंदर होता है। संविधान के पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। जो संविधान के जो पाठ है उनको हिंदी भाषा के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, किसके अंदर? 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन कई बार पूछा गया है, 1989 के अंदर होता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के अंदर जो मतदाता है, मतदान करने की जो उम्र है भाई, मतदान करने की उम्र है वो पहले 21 थी, उसको घटाकर 18 वर्ष की गई और वर्तमान में यही उम्र है भाई, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव जिसकी उम्र वोट देने की 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब है 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 के अंदर हुआ। भाई समझ में तो आ रहा ना, सब कुछ एकदम सरल सिंपल बनाया गया है सही ढंग से। पूरी क्लास अगर आप इसी रिदम में, हाँ किसी को स्पीड कम ज्यादा लगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाके अपनी स्पीड को सेट कर लेना, ठीक है ना। ये कम है तो ज्यादा कर लेना, ज्यादा है तो कम भी कर सकते हैं आप। 69वें संविधान संशोधन 1991 में होता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इसी के अंदर बना था भाई, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और दिल्ली के लिए जो विधानसभा की सीटें हैं वो आपकी कितनी तय की गई? 70, और इसके अंदर 7 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 10%, ठीक है ना। दिल्ली के लिए एक अपवाद है, ये यहां पर 10% मंत्री परिषद बनने के लिए यहां पर मतलब 10 मंत्री परिषद बन सकती है। 70 विधानसभा की सीट है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 सबसे इंपॉर्टेंट। 71वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को और जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के अंदर। पहले वहां पर 15वीं थी, अब 16, 17, 18 हो चुकी है, यहां तक 18 हो चुकी है। आप इसको नमक से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है ना, नमक से याद रख सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। अगला है 73वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, 1992 के अंदर होता भाई। कब होता है? 1992 के अंदर। और इसमें क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज सिर्फ हम संविधान संशोधन के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। जब भी हमारी अगली क्लास होगी तो फिर हम इसको अलग अलग डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग कौन सा शामिल किया गया? तो देखिए ये भाग कौन सा है? 9 भाग, ठीक है ना। 9वां भाग शामिल करने का क्या? 11वीं अनुसूची जोड़ी और 29 विषय दिए गए पंचायतों को। 73वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया, 29 विषय जो कि पंचायतों को दिए गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह था आपके 73वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। उसके अंदर 3 भाषाएं यानी कि मणिपुरी, नमक से आप याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है ना। अब आप बता दीजिएगा 15वीं भाषा कौन सी थी जिसको शामिल किया गया था। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें शहरी स्थानीय निकायों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 क जोड़ा गया भाई, भाग 9 क जोड़ा गया। आप ये वाला ध्यान रखें, परीक्षा में ज्यादातर ये पूछा जाता भाई, इधर वाला, ठीक है ना। भाग 9 क या फिर ए जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 भाषाएं जोड़ी गई। अरे सॉरी 18 विषय दिए गए, सॉरी 18 भाषाएं नहीं 18 विषय दिए गए जिन पर स्थानीय सरकार या शहरी स्थानीय सरकार इस पर कार्य करेंगे और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 76वां संविधान संशोधन होता है। 76वां संविधान संशोधन 1995 को हुआ था, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। तो देखिए SC/ST के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में क्या किया गया? इनको आरक्षण दिया गया भाई। SC/ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण या फिर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था 70वें संविधान संशोधन के अंदर की गई। अगला देखिए 80वां संविधान संशोधन होता है। 80वां संविधान संशोधन जो कि 2000 के अंदर हुआ था। 2000 के अंदर हुआ। केंद्रीय करों शुल्कों से प्राप्त कुल
जो आय होगी उसके अंदर 29% राज्यों के बीच वितरण किया जाएगा। यह बात 80वें संविधान संशोधन के अंदर लिख दिए गए थे। संशोधन किया गया कि जो भी केंद्रीय कर या फिर शुल्क से जो भी प्राप्त इनकम होगी, उन इनकम को 29% राज्यों के बीच हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। 84वां संविधान संशोधन 2001 को होता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर होता है, 2001 के अंदर होता है 84वां संविधान संशोधन। लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक क्या रहने वाली है, 26 तक समान रहने वाली है। और यह 1991 की जनगणना के आधार मानकर कर दिया था। ठीक है ना। पहला इंदिरा गांधी ने उस समय जो हुआ था उसके अंदर तो कर दिया, 2001 तक सीटें फिक्स कर दी थी, और अब इन्होंने कर दिया 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर करके, और 2026 तक सीटें यही रहने वाली है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ठीक है ना। तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। अगला देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर होता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर होता है। इसके अंदर कुछ बातें देखिए। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये कौन सा है, ये मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है भाई, मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार के अंदर जोड़ा गया। कौन सा, 21 है। क्या जोड़ा था, इसके अंदर जो आरंभिक शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष को, उसको मौलिक अधिकार बनाया गया इसके अंदर। ठीक है। और ये जो ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जिसके अंदर 45 की विषय वस्तु में इसमें भी परिवर्तन किया गया, शिक्षा को शामिल किया गया। और यह 51A क्या कहा, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो कि सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना। अभी तो पढ़ के आए थे भाई, 42वां संविधान संशोधन है ना, जिसमें 10, हाँ ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन यहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहां पर 11वां जोड़ा गया, वहां पर 10 जोड़े गए थे, और यहां पर यह सरदार सरवण सिंह समिति आएगा भाई। ठीक है ना। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर तो वहां पर जोड़ा गया था भाई, मौलिक कर्तव्यों को सरदार सरवण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। मैंने सही बताया था, लेकिन आप है ना, ये 11वां मूल कर्तव्य है ना, ये 86वें संविधान संशोधन, और जो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर होता है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST, ये ध्यान रखना, SC और ST अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति यानी कि 338 और ये 338A, यही होगा ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, 338 और 338A दोनों याद रखना, क्योंकि अभी 338B भी शामिल कर दिया गया, जिसको OBC को ना, तो वो भी ध्यान होना चाहिए आपको। ध्यान रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर होता है, और यह भी देखिए, यह भी तो 2003 के अंदर हुआ, और यह भी 2003 के अंदर हुआ। इसके अंदर मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते, और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या भी 15% से अधिक नहीं हो सकते, और 12% से कम नहीं हो सकती राज्य के अंदर। यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर प्रधानमंत्री केंद्र के अंदर, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो चाहे, अरे यार क्यों, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों में मंत्री परिषद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित कितना होगी, 15% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जितनी सीटें हैं उसके आप 15% निकाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, केंद्र के अंदर है तो प्रधानमंत्री इनको साथ में शामिल है भाई। ठीक है, अगर राज्य के अंदर है तो मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल है, लेकिन राज्य के अंदर एक चीज और दे रखी है कि राज्यों के अंदर 12 से कम भी नहीं हो सकते। वहां 15% है, यहां पर सिर्फ 12 है। 12 में मुख्यमंत्री खुद शामिल है इसके अंदर। ठीक है ना, यहां पर 12 संख्या है, वहां पर प्रतिशत लगा हुआ है, वहां पर टोटल का 15% है, और यहां पर सिर्फ 12 से कम नहीं हो सकते, 12 संख्या है। ठीक है ना। 12वां संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं और शामिल की गई। ठीक है ना, बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, 12वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा।
12वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची के द्वारा बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को शामिल किया गया और अब जाके भाषाएं कितनी हो गई? टोटल भाषाएं अब 22 हो चुकी है। कितनी भाषाएं हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी है। अगला देखिए, 96वां संविधान संशोधन होता है 2011 के अंदर और इसके अंदर उड़िया को स्थान पर उड़िया किया गया एक तो, ठीक है। 8वीं अनुसूची में उड़िया की जगह ओडिशा लिखा गया भाषा के रूप में। अब भाषा ओडिशा है ना, ओडिया भाषा, उड़िया की जगह ओडिया किया गया और उड़िया की जगह है ना उड़िया। तो ध्यान रखना ये 96वां संविधान संशोधन 2011 में होता है और 8वीं अनुसूची के अंदर कुछ भाषा के अंदर ओडिया लिखा गया उड़िया की जगह और वहां पर उड़िया की जगह उड़िया लिखा गया। 93वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर होता है। सहकारी समितियों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए। सहकारी समितियों के बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंदर भी भाग 9 ध्यान रखना, भाग 9 शामिल किया गया भाई, क्योंकि 9 तो आपको सबको पता है क्या है, स्थानीय शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दे रखा है ना, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा है, लेकिन 9 के अंदर सहकारी समितियों का स्थापना से संबंधित है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंदर होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाती है 2015 के अंदर, जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यह पुरानी कॉलेजियम प्रणाली के फिर से लागू, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों को जो नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है उसकी जगह सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही थी, यानी आप नया एक उसके जगह आयोग की स्थापना की थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जब न्यायिक समीक्षा की तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह मूलभूत ढांचे का क्या है, उल्लंघन है, या फिर न्यायपालिका के अंदर विधायिका का क्या है, हस्तक्षेप है, और इस कारण है इसको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और इसके बारे में हमारा वो राष्ट्रपति वाला टॉपिक आएगा तो उसमें हम गहराई से इसमें बैठ लेंगे। 100वां संविधान संशोधन 2014 के अंदर होता है और हुआ ये था, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा, प्रथम अनुसूची के अंदर बदलाव किया गया और 4 राज्य इसके अंदर प्रभावित हुए, एक असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। क्या किया गया? इसके अंदर कुछ भारत की कुछ बस्तियां हैं वो बांग्लादेश को हस्तांतरित की गई थी, ठीक है ना। 1 बीघा कॉरिडोर ऐसा कुछ नाम है, 1 बीघा के नाम से जाना जाता है। तो 1 बीघा तो उनके अनुसार उनकी भारत की कुछ बस्तियां, आप ये याद रख लें, जो भारत की कुछ बस्तियां हैं वो बांग्लादेश को दी गई। और किन किन में से? तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य हैं जिनके क्या दी गई? भारत की कुछ बस्तियां बांग्लादेश को दी गई। त्रिपुरा तो भाई पूरे तरह से बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बाकी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये सब ही पूरे बांग्लादेश के जो लग रहे हैं ना, जिसके जितने भी लग रहे हैं सीमा बना रहे हैं वो ही राज्य हैं। तो बांग्लादेश को दी गई कुछ बस्तियां। 101वां सबको पता है 2016 के अंदर होता है, जीएसटी से संबंधित है भाई, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। 1 जुलाई 2017 को यह कानून लागू होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है भाई, ये ध्यान रखना, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष करनी है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है, जिसके अंदर क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पहले से ध्यान रखना, ये 338 पहले से था, 338 ए भी था, क्योंकि और अब एक नया शामिल कर दिया गया, यहां पर लिखा नहीं है, ये पढ़ा ना भाई, 338 बी जोड़ा गया, ठीक है। क्योंकि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, एक शेड्यूल कास्ट था, एक शेड्यूल ट्राइब था, और अब एक बन गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब 3 हो गए भाई, ठीक है ना। 338, 338 ए और 338 बी, ये तीनों याद रखना, कई बार पूछा गया है। 338 के अंदर तो आप अनुसूचित जाति है और इसके अंदर अनुसूचित जनजाति है। अब देखिए इसमें थोड़ा छोटा शब्द है तो अनुसूचित जाति, अब इसके अंदर अनुसूचित जनजाति और इसके अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो अब आपको ये क्रम से याद करना पड़ेगा। 103 के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट देखिए, 103 जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया, अनुच्छेद नंबर 16
के अंदर इसमें कुछ प्रावधान किए गए और 10% आरक्षण दिया गया AWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मान के, इनको कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर मानकर इनको आरक्षण 10% दिया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 16 और 15 के अंदर इस संशोधन के द्वारा कुछ बदलाव किए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 103वां संविधान संशोधन AWS आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में होता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति समय सीमा को कितना वर्ष से कितना वर्ष, 70 वर्ष से 80 वर्ष बढ़ा दिया। यानी कि जो आरक्षण दे रखा है, जो आरक्षण SC ST को दे रखा है, उसकी समय सीमा को यहां पर 70 से 80 वर्ष किया गया, यानी कि 10 साल आगे बढ़ाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना, और आगे वापस से 10 साल आगे और बढ़ाना पड़ेगा, फिर आगे रखना है या न रखना है वो सरकार के ऊपर है भाई। मतलब ये हर 10-10 साल बढ़ाएगी तभी ये बढ़ेगा, अगर इसको रोक दिया तो फिर आरक्षण समाप्त हो सकता है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियन के जो सदस्य पहले समुदाय के लिए आरक्षित होते थे, उनको अब हटा दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, अब हटा दिया। पहले लोकसभा के अंदर 2 सदस्य, विधानसभा के अंदर 1 सदस्य मनोनीत होता था, अब वो नहीं होता है, क्योंकि यहां से उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, उनको हटा दिया गया ये प्रावधान, इसलिए ये यहां से खत्म हो गया। अब देखिए 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 के अंदर हुआ, इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, ध्यान रखना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने के लिए, इन्हें मान्यता देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति को क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। यानी कि जितने भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, या फिर सामाजिक और, ध्यान रखना, या तो समाज की दृष्टि से या फिर शिक्षा की दृष्टि से, अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसको क्या कर दिया, उसकी पहचान करेगी। कौन करेगा पहचान, या तो राज्य सरकार करे या फिर केंद्र सरकार करे, या तो राज्य सरकार करे या फिर केंद्र शासित प्रदेश करे। ये दो देखिए, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को यह शक्ति बहाल की गई। तो बस ध्यान रखना, जो भी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनको क्या किया गया, राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई कि उनको पहचाने और उनको मान्यता दे। ठीक है, अगला जो आज का सबसे लास्ट, जो अब तक का नवीनतम 2023, उसके बाद में एक वन देश वन चुनाव, वन देश, ऐसा वो अभी हो चुका है, एक देश एक चुनाव, वो वाला अभी आएगा, तो हो सकता है 107वां हो सकता है। अब आगे कौन सा बनता है वो देखना होगा। महिला आरक्षण से संबंधित ये वाला, लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं को लिए 1/3 आरक्षण, ध्यान रखना 1/3 आरक्षण। अब जब भी हमारी अगली जो जनगणना होगी उसके बाद से ये आगे लागू हो जाएगा। ठीक है, 100, उसके बाद में जो चुनाव होगा उसके बाद में ये लागू होने वाला है। जो भी जनगणना होगी पहले, उस जनगणना के बाद में जो भी चुनाव होने वाला है उसमें लागू होने वाला है। इसको नारी वंदना शक्ति अधिनियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना क्या कर दिया गया इसके अंदर, ध्यान रखना लोकसभा, राज्य विधानसभा और ध्यान रखना दिल्ली की विधानसभा के अंदर भी इसको 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है। ठीक है ना, ये आज तक का, अब तक का नवीनतम है भाई। तो ये कैसा लगा आपको? अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। कौन ये कैसे लगे आपको, पूरे संविधान संशोधन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं थे, ये भी आप बताइएगा। अब हम फटाफट इस टॉपिक से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसका क्वेश्चन आपका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए पहला ही सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। अब भाई इतनी देर पढ़ा है तो अब आपको भी इन प्रश्नों के आंसर भी आने चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमने जितना पढ़ा है वो सब कोई काम का ही नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, आंसर देने की कोशिश करें भाई आप सभी, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुच्छेद नंबर 368 होगा। और यह प्रक्रिया हमने मैंने पहले भी बताया था, यह प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? ए ऑप्शन 1949, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन 1952।
तो देखिए इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या होने वाला है, जिसके अंदर आपको पता होगा भूमि सुधार से संबंधित कानून, न्यायिक समीक्षा से संबंधित इन सबको 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया गया था। और वो कौन सा संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1951 के अंदर, है ना, 1951 के अंदर हुआ ना प्रथम संविधान संशोधन भैया। अरे भाई एक बार बता देता हूं आपको, अभी देख लेते हैं भाई। अरे कहां गया, ये देखिए, ये देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ था ना, भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा कानूनों को 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया गया, 31 को 31 का और बी भी जोड़ दिए गए थे। तो ये वाला आपको बताना था कब हुआ था, 1951 में हुआ था भाई, 1951 के अंदर होता है भाई, सबको पता होना चाहिए 1951 के अंदर होता। ठीक है ना, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, नवम अनुसूची यानी कि 9th अनुसूची के अंदर किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, चतुर्थ संशोधन, पंचम संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंदर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये कौन सा था, प्रथम संशोधन, अभी तो बताया था भाई 1951 के अंदर ही तो इसको शामिल किया गया था। चौथा प्रश्न, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर किस संशोधन द्वारा की गई, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन, कौन सा था, कौन सा था भाई। तो ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभाओं या फिर लोकसभाओं के अंदर जो वोट देने की उम्र है वो कितना साल से कितना साल, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, आंतरिक अशांति, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, क्या यह 38वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया या फिर 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का कौन सा आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति का लाभ उठाकर ही उन्होंने देश के अंदर क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था। तो फिर मोरारजी देसाई ने अब बनते ही इनकी सरकार बनी, जनता पार्टी ने सबसे पहले यही बदलाव किया भाई, हो सकता है आगे कोई नया फिर किसी की सरकार आए और फिर इस शब्द का कोई और फायदा उठा ले, उससे पहले हम क्या करते हैं इस शब्द को ही बदल डालते हैं। एक मिनट, 5 हो गया। हाँ, छठा क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, क्या आंसर होगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, क्या 42वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था या फिर 73वां संविधान संशोधन था या फिर 74वां संविधान संशोधन था। तो ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा, 73 या 74। तो ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, 73 के अंदर पंचायतों को, 61 के अंदर उम्र कब कितने 21 से 18 और 42वां तो सबको पता है इंदिरा गांधी के समय हुआ था, सबसे बड़ा संविधान, लघु संविधान विधि, है ना, सबसे बड़ा आज तक का, है ना। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया, क्या वो 40वां संविधान संशोधन था, 42वां था या फिर 44वां था या फिर 52वां था। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 2002 के बाद, 2002 में ना। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 किस संशोधन से जोड़ा गया, इसका आंसर मैंने अभी बता दिया, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 86 संशोधन या फिर 91वां संशोधन। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का तो आंसर अभी बताया था भाई, ये 2002 के अंदर होता है, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन। 11वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा से संबंधित परिवर्तन किस संशोधन से हुआ, क्या वो 38वां संशोधन था,
42वां संशोधन था, या फिर 44वां संशोधन था, या फिर 50वां संशोधन था? तो भाई ये पूछ रहा है 352 की घोषणा से संबंधित परिवर्तन देखिए, बदलाव लगभग कौन से वाले में, इसमें ही किए भाई। इन्होंने ही सबसे पहले जो जो चीजें 42 में उन्होंने चेंज की थी, वो लगभग इसमें सब कुछ बदलाव करने की कोशिश की है भाई। 44 में सबसे ज्यादा की है भाई, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, कौन सा था? तो भैया ये वाला कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था भाई, ठीक है ना। इसके द्वारा तो प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य इसके अंदर शामिल किए गए, कुछ नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए, 3 शब्द, एक और अखंडता शब्द और इसमें था, ठीक है ना। 13वां प्रश्न देखिए, 103वां संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर संसद की शक्ति? तो ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। जीएसटी तो भाई साहब 101 रुपए का कन्यादान है ना, ये वाला 101 का था भाई। प्रश्न संख्या 14, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल, या फिर लोकसभा की शक्ति? तो ध्यान रखना 74 और 74 है। तो 74वां किससे संबंधित है? 74 तो आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है भाई, ठीक है। और अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिका से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर शिक्षा का अधिकार? तो ध्यान रखना यह संबंधित है आपके किससे? पंचायती राज से। ये थे अपने प्रश्न भाई। कैसा लगा ये आपको सेशन? पूरी क्लास जरूर से अपना कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपनी इस क्लास को आप खुद देखेगा और अपने जरूरतमंदों को तक भी इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि ये क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस क्लास का फायदा भी उठा सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसा ही टॉपिक आएगा जिसके तहत आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी बनती है, और उसी टॉपिक पर हम अगला वीडियो लेके आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा और इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलने वाली है, क्योंकि लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलने वाली है भैया। बीच में आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा ही दमदार क्वेश्चन के साथ, या फिर दमदार ऐसा टॉपिक के साथ जिसकी थ्योरी और एमसीक्यू हम साथ में देने वाले हैं, क्योंकि दोनों को फायदा हो। हमें पता चले, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद में प्रश्न सॉल्व करना, कि भाई पता तो चले कि हाँ भाई ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न से ये हल होता भी है। ठीक है भैया।